प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ प्रेसिडेंट बराक ओबामा साथ में जा रहे हैं और ये वो दृश्य है जहां से वो निकले हैं। यानी ये एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी यात्रा का जो एक समअप हम लोग देख रहे हैं, जो आज सुबह शुरुआत हुआ था गांधी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने के साथ, वह मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल की तरफ बढ़ते हुए कदम है और ये काफिला उसी दिशा में जा रहा है। और मार्टिन लूथर किंग के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 64 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था और सिविल राइट को लेकर जो उन्होंने खासतौर से अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट को लेकर जो उन्होंने नॉन वायलेंट आंदोलन छेड़ा था, उससे एक पहचान बनी थी। हेलो हेलो हेलो। और हम राकेश जी, हम उस दृश्य को दिखला रहे हैं, लेकिन अब आप जो समझौते हुए हैं उसमें समझौतों के साथ साथ जो नीतियों को लेकर जिक्र किया गया है, उसमें कई सवाल लगातार हम इस चर्चा में भी उठा रहे थे। भारत के भीतर जो पॉलिसीज़ है उसमें क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां आना चाहेंगी, पॉलिसी चेंज भारत करेगा, इसके संकेत दे दिए गए हैं। सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात है। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर WTO पर एक सहमति बनी है, लेकिन फूड सिक्योरिटी पर आप ध्यान दें, इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। भारत में कारोबार करना हम आसान बना देंगे, इसका पूरा आश्वासन दिया गया। गौरव, आप वहां पर मौजूद थे। गौरव, कोई सवालों का जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन जो बयान दोनों तरफ से पढ़े गए वहां पर आप मौजूद थे। किस तरह की प्रतिक्रिया वहां थी जर्नलिस्टों में? देखिए, जर्नलिस्ट तो अपनी तरफ से स्टोरी कवर कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम लोग मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल के बिल्कुल सामने हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक साथ पहुंचे हैं। और ये इस मेमोरियल की सीधी तस्वीरें हैं। बीती रात जब पहला भोज हुआ था भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच, तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मार्टिन लूथर किंग की 1959 की एक तस्वीर भेंट की थी जब वो राजघाट आए थे और उनकी एक रेयर स्पीच दी थी, क्योंकि दोनों ही मार्टिन लूथर किंग में विश्वास रखते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उनके मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा वापस व्हाइट हाउस और ब्लेयर हाउस की तरफ निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लेना चाहते थे, उनके नारेबाजी तो आप यहाँ सुन ही सकते हैं। लेकिन एक बार फिर अगर हम यहाँ आपको लेकर चले तो इस मेमोरियल के अंदर मार्टिन लूथर किंग के दोनों कुछ समय बिताएंगे, उनसे विश्व कितना सीख सकता है। ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनके मेमोरियल है जहाँ पे पहुँचे हैं। और ये कई मायनों में मार्टिन लूथर किंग, अगर याद कीजिए तो जिस समय बराक ओबामा पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उस समय भी उन्होंने मार्टिन लूथर किंग के 1963 में दिए उस भाषण को ही याद किया था, जिसमें उन्होंने आई हैव ए ड्रीम का जिक्र किया था। तो ये सारी यादें जहन में, और चूँकि एक लड़ाई मानवाधिकार को लेकर, संघर्ष को लेकर, अहिंसा के पथ पर चलते हुए महात्मा गांधी के रास्ते को कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर किंग ने अपनाया, आत्मसात किया, और एक संघर्ष जो था, जो वाशिंगटन की तरफ बढ़ते हुए कदम थे, मार्च ऑन वाशिंगटन जिसके बारे में जाना जाता है, उस दिशा में 1963 का जिक्र कर रहे हैं। तो वहाँ पर पहुँचे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, और जाहिर है बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जहन में होंगे। लेकिन अब जरा हम इस तस्वीरों के दिखाने के साथ साथ राकेश, जरा दोबारा उन चीज़ों पर लौट रहे हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये शब्द निकला कहीं से? देखिए, मैं अमेरिका के बारे में एक चीज़ मानता हूँ, ये संबंधों के मामले में बहुत कंजर्वेटिव है। इसको मैं रिलुक्टेंट फ्रेंड मानता हूँ, बहुत कठिनाई से आगे बढ़ता है। देखिए, इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी और अमेरिका के बीच जो रिश्ते में खटास रही है और कई वर्षों तक रही है, इस दौरे को मैं मानता हूँ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट मिशन। दोनों के बीच एक पूर्वाग्रह हटा है और एक बात साफ हुई कि भारत अपने नेतृत्व के साथ जो घटना घटी, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो जासूसी हुई, सब जो परिदृश्य था, उसका भारत की विदेश नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और भारत अमेरिका से संबंध बनाने के लिए फैसिलिटेट करने को तैयार है।
इस मिशन के साथ नरेंद्र मोदी वहाँ गए और इसी मिशन के साथ वापस आ रहे हैं। पॉलिसी चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, पॉलिसी चेंज में अमेरिका में बता रहा हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंध को ऐतिहासिक विरासत में जो संबंधों में खटास रही है और भारत का जो झुकाव कुछ न कुछ उस तरफ रहा है, जो पब्लिक सेक्टर की तरफ रहा है, ट्रेड यूनियन की तरफ रहा है, वो अमेरिका में भी एप्रीहेंशन है और अमेरिका चाहता है। और दूसरी बात, जब किसी देश में एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होता है तो किसी भी सुपर पावर को सूट नहीं करता है और उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है, चाहे वो आप जितना भी रास्ता खोल दें। एक अमेरिका को हमेशा एक कमज़ोर, एक ढुलमुल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसा चाहिए। प्रोफेसर जनाक, आपने जिक्र किया था लैंड एक्विजिशन को लेकर, जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के जहन में आता है इस सवाल को लेकर, और इसको लेकर कोई पॉलिसी हमारे यहाँ निर्धारित हो नहीं पाई है। क्या उसमें भी अब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लौटेंगे तो उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम करना होगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले ही कह दिया कि क्या हुआ था कि बंगाल में 67% से 80% जो किसान थे उनको मान्यता देना था और मानना था कि ये बेच सकते हैं ज़मीन। मोदी जी ने कहा है कि ये 50% होगा, तो एक तरह से पॉलिसी उन्होंने बदल लिया। अब हो सकता है कि अमेरिकन चाहते हैं कि और 50% से कम कर लें कि आसानी से लैंड एक्विजिशन हो ले, बट वहाँ काफ़ी नज़दीक दोनों पहुँच गए हैं, क्योंकि 80% किसान माने तो 50% हुआ तो नहीं है, नहीं हुआ नहीं अभी उसने जिक्र किया, मगर तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप है। तो यदि वो इतना कर लेंगे तो अमेरिकन खुश होंगे। मगर मुझे लगता है ये केवल लैंड एक्विजिशन के बारे में नहीं, जो जिसको रिफॉर्म्स कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो चाहते हैं कि वो बढ़ाए जाए और उनकी गति और तेज़ किया जाए। जो बार बार कहा जा रहा है बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस के सेक्टर में, जिसका जिक्र लेफ्ट विरोध करता है, इस सहमति कैसे बनेगी पॉलिटिकल तौर पे? लगता है बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में आप लोग के पास नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास तो हमारा नारा रहा ही है। और जब देश के लिए जो बढ़िया होगा उसके लिए तो कांग्रेस ने भी कहा है कि वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करेगी। देश के लिए बढ़िया है तो वो कंस्ट्रक्शन में हमारी मदद करेगी। मगर आज हम जो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, मैं इसको अगर अंग्रेजी में कहूँगा तो, अगर मैं मानूँ भी कंटिन्यूटी है तो मैं कहूँगा कंटिन्यूटी आफ्टर पंक्चुएशन। बीच में एक पंक्चुएटिंग फेज भी आया था, उसके बाद हम पुनः आगे बढ़ रहे हैं और ये बहुत रियश्योरिंग तस्वीर है कि ये ठीक है। मुनी साहब, यहाँ एक दूसरा सवाल आ रहा है कि काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में सहयोग की बात हुई है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर भारत जो लगातार जिक्र करते रहा, अमेरिका ने कभी माना नहीं है। देखिए, मानेगा भी तो पब्लिकली नहीं मानेगा। अगर बातचीत हुई भी होगी, और जो कल 1 to 1 जो बातचीत हुई थी, लेकिन पब्लिक उसका स्टेटमेंट नहीं आएगा, न अमेरिका कहेगा, न मैं समझता हूँ कि भारत भी ये वहाँ कहना चाहेगा कि आप और हम पाकिस्तान के खिलाफ। ऐसा नहीं होगा। ये भारत, लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस आपको लगता है कि ये टेररिज्म को लेकर दोनों के बीच इस रूप में होगा कि जो भारत जिक्र करते रहा अलायंस में, सीमा पार से होता है? भारत भी हमें कंसिस्टेंटली, हमारे यहाँ भी एक राय रही है कि अमेरिका का कुछ न कुछ अंकुश पाकिस्तान पे रहना चाहिए, कुछ न कुछ प्रभाव रहना चाहिए, ताकि मॉडरेट कर सके। देखिए, पाकिस्तान को मॉडरेट करने के 2 ही एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, एक चीन है और एक अमेरिका है। चीन आपके कहने से कुछ करेगा नहीं पाकिस्तान के लिए, इसलिए कुल जो बचता है आपका रास्ता, अगर बाहर से पाकिस्तान को मॉडरेट करवाना है, या तो आप खुद करिए अपना दम लगाकर, और नहीं तो बाहर से कराना है तो अमेरिका से ही उम्मीद है आपकी, और किसी से हो नहीं सकती। तो राजनीतिक तौर पर तो ये मोदी की हार है। देखिए, सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान के शब्द इस दौर में नहीं आए, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे स्ट्रेटजिकली अंदर में जो भी हुआ। सवाल सिर्फ इतना बार बार आ रहा है कि ये पूरी वार्ता जो है आकर टिक गई है, जो कंटिन्यूटी पहला हिस्सा था और दूसरा हिस्सा आ गया है, हम पॉलिसी चेंज करेंगे आप लोगों के लिए सरल रास्ता बनाने के लिए। यही 2 मुद्दे सामने, इसका मतलब है निकल कर आए? नहीं, देखिए, आप जिसको कंटिन्यूटी कह रहे हैं, मैं उसको रीइंफोर्समेंट कहता हूँ। बिकॉज कंटिन्यूटी नहीं, इसके अंदर कुछ मुद्दे उसमें से लिए गए हैं जो हमारे आज तक के रिलेशनशिप रहे हैं, और उनको रीइंफोर्स किया गया। उन्होंने डिसाइड किया कि क्या क्या चीज़ें हमें 4 या 5, जैसे मोदी साहब का व्यक्तित्व है कि 4 या 5 चीज़ें चुनें और वहीं काम करें, 10 चीज़ें ना चुनें। तो उन्होंने 4 या 5 चीज़ें चुनी, उसमें से सिविल न्यूक्लियर डील हुई। अगर उसको आपने आगे बढ़ाना है तो आपने पॉलिसी चेंज करनी जी। आर्थिक व्यवस्था है तो WTO से रास्ता कैसे निकालेंगे, वो दूसरा रास्ता है। और अगर आप जुड़ना नहीं चाहते, जो अमेरिका हमसे चाहता है, अमेरिका हमसे चाहता है कि हम साथ जुड़े ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ, यानी एक्चुअल फोर्स एप्लीकेशन के लिए हम उनके साथ
जुड़ जाए, जो मतलब ध्रुवीकरण अलायंस का तरीका, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो ऑब्वियसली हम क्या बात करेंगे, हम यही करेंगे कि काउंटर टेररिज्म के बारे में हम एक मत बनाएंगे और उसके बारे में कुछ बात करेंगे। अब काउंटर टेररिज्म का परिप्रेक्ष्य क्या, इज इट रीजनल, मतलब इंडिया पाकिस्तान चाइना ये है, या ग्लोबल टेररिज्म की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म की, और हम उसको समझ रहे हैं कि यार इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए लिमिटेड है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को फ़र्क डालता है। लेकिन काउंटर टेररिज्म में होता क्या, अभी भी हमारे पास इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है यूएस के साथ, हम लोग आपस में बात करते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट। बट दिक्कत ये है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद एक्शन क्या हमें इजाज़त देते हैं या नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम चाहते हैं कि उनके जो एलईटी वगैरह के शख्स है उनको कैसे अंकुश लाया जाए, तो या तो पॉलिटिकल अंकुश है या उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, बिकॉज उस किस्म के हम देश ही नहीं जहाँ फोर्थ एप्लीकेशन को प्रोएक्टिव तौर पर देखें। तो ऑब्वियसली ये शुरुआत की चीज़ है। मिनूटे इस बिटवीन टू हेड ऑफ द नेशन मिनूटे नहीं डिस्कस। नहीं, ये सवाल देखिए अफगानिस्तान के मद्देनज़र महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान से नाटो की सेना निकलेगी, पाकिस्तान वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका माना जा रहा है भारत में टेररिज्म का चक्र है। अलकायदा ने इस बीच में आपको चेता दिया है, हम आपके हिस्से में घुसेंगे। इसमें अमेरिका कैसे सहायक होगा आपके साथ, कैसे खड़ा होगा? देखिए, दो चीज़ें। एक दफ़ा अफगानिस्तान में उथल पुथल पहले भी हो चुकी, जब रशिया उधर थी और अमेरिका ने इंस्टिगेट किया रशियन विड्रॉल। अब अमेरिकन विड्रॉल हो रही है, हम उनसे क्या कह रहे हैं? और आई थिंक कल मोदी साहब ने साफ साफ बोला कि ऐसी स्थिति ना पैदा करें जो आपने इराक में पैदा की। जो आप एक विड्रॉल का एक डेटलाइन बना के बैठे हुए हैं, अगर उस डेटलाइन से कंप्लीट विड्रॉल करेंगे तो अफगानिस्तान इराक की स्थिति में पहुंच जाएगा और उससे भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान इन्वॉल्व है उसमें। तो वो ये चाहते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस को जो स्पेस देनी चाहिए ताकि आपका जो तालिबान है उधर को न्यूट्रलाइज कर सके, उस किस्म की स्पेस क्रिएट की जाए। ये उन्होंने एक्चुअल बैठ के बात की होगी, ये स्टेटमेंट में नहीं आएगा कि नॉर्दर्न अलायंस को कैसे डालेंगे। देखिए, इनके अभी मोदी जी ने अगर आपको याद होगा, उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया है। तो पब्लिकली जैसे प्रोफेसर मुनी ने कहा कि पाकिस्तान का तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन अफगानिस्तान का जो इन्होंने जिक्र किया है इस स्टेटमेंट में, और उसके साथ साथ अगर आप इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी जोड़ें, और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले एक यूनिटी गवर्नमेंट बनी है अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें भारत के जो बहुत ही करीबी लीडर है अब्दुल्ला, वो जो है CEO बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में भारत और अमेरिका अब काफ़ी हद तक उनकी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है काफ़ी करीब आ चुके हैं, जो पहले नहीं था कुछ साल पहले। और ये इसलिए आए हैं क्योंकि अब अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान और ख़ास करके पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, कि किस तरह से वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है अफ़गानिस्तान को। और अफ़गानिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद कारज़ाई, उन्होंने ये तो खुलेआम कहते हैं और खुलेआम पाकिस्तान को दोषी ठहराते हैं। तो ये जो आज नरेंद्र मोदी खुलकर नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक एपिसेंटर ऑफ टेरर, लेकिन मुझे लगता है कि बराक ओबामा भी समझते हैं ये बात। अब खुलकर नहीं कहना, ये तो अभी नहीं, खुलकर नहीं कहना मतलब हम एक इंतजार करें कि फिर नवाज शरीफ के साथ बराक ओबामा की मुलाकात कब होती है, नहीं फिर उसमें क्या निकल नहीं, मुझे लगता है कि हम इस बात का हमको इंतजार करना है कि नरेंद्र मोदी की मुलाकात नवाज शरीफ के साथ कब होती है। मुझे लगता है कि इसमें भी ये भी जल्द हो जाएगी। नेपाल में होने वाली है, मुझे लगता है उसमें अगले महीने नवंबर में हो जाएगी।